हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। इस वीडियो में हम यूके ट्रिपल एस द्वारा अब तक जितने भी एग्जाम करवाए गए हैं उनमें जो भी फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि यूके ट्रिपल एस क्या सोच के क्वेश्चन बनाता है, कितने डेप्थ में क्वेश्चन बनाता है और किस चैप्टर को कितना वेटेज देता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यूके ट्रिपल एस द्वारा अभी तक जितने भी एग्जाम करवाए गए हैं उन एग्जाम में जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ये वीडियो उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार और उत्तराखंड लैब स्टैंड के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं फिजिक्स ले रहा हूँ इसमें पहले, ठीक है। और जब लैब स्टैंड के लिए पढ़ाऊंगा तब मैं केमिस्ट्री के लिए भी ऐसे करूँगा और बायो के लिए भी ऐसे करूँगा, ठीक है। फिलहाल हम फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि आपका जो उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार का वो एग्जाम डेट आ गया, 31 जुलाई को आपका पेपर होना है, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। तो जो ये वीडियो आएगी, ये एक वीडियो नहीं आएगी, इसके बाद और भी वीडियो आएगी क्योंकि एक वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर नहीं होंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए वहाँ से शुरू करेंगे, लेटेस्ट एग्जाम से शुरू करेंगे और पीछे पीछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे लेटेस्ट में वंदरों का एग्जाम हुआ है। वंदरों के एग्जाम में 11th और 12th के क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे, तो मैंने उन्हीं में से फिजिक्स के क्वेश्चन को लिया है जो 11th और 12th के, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस मुख्य आरक्षी में जो 11th और 12th की फिजिक्स है तो वही आएगी, ठीक है। 9th और 10th की आएगी, तो 9th और 10th के क्वेश्चन नहीं लिए मैंने, 11th और 12th के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने खुद से अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन को और अपनी तैयारी को परखनी है कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। उसके बाद आंसर देखना है जो मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो देखिए प्रैक्टिस फॉर्म में लगाना है, ठीक है। व्हाट इज द साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द टेक्नोलॉजी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर यानी जिसे बोलते हैं प्रकाश तंतु की तकनीक में कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत शामिल होता है। ऑप्टिकल फाइबर का यूज हम केबल बनाने में करते हैं जिससे हम संचार के मतलब जैसे इंटरनेट वगैरह होता है, देश से देश को कनेक्ट किससे करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर से। ऑप्टिकल फाइबर में सबसे ज़्यादा स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। जो ऑप्टिकल फाइबर हम बनाते हैं तो उसमें कौन सी टेक्निक का यूज़ होता है, फिजिक्स की कौन सी टेक्निक का यूज़ होता है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। ऐसा होता है, ये होती है, ये वायर हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इधर से ना प्रकाश जाते हैं और इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, वो सतह से टकराते टकराते ऐसे आगे को और बढ़ता है, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की इसमें घटना होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। चालक की सतह पर वैद्युत स्थितिक क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाला जो चैप्टर है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, एक पार्ट करवा दिया है मैंने आपको, ठीक है। दूसरा पार्ट करवाऊंगा मैं, आज ही आ जाएगी शायद वीडियो, उसमें मैं आपको ये सब बताने वाला था, लेकिन ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि प्रैक्टिस सेट करवाओ, तो मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ गया, ठीक है। तो गॉस के थ्योरम की एप्लीकेशन है ये, गॉस के थ्योरम की 6 एप्लीकेशन है, उनमें से एक ये भी है, चालक की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ये एक एप्लीकेशन है। तो उसमें हम प्रूव करते हैं जो चालक की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो सतह के कैसे होती है, लंबवत होती है, यानी कि अभिलंबवत होती है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। इसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। कैपेसिटर और गॉस की थ्योरम बच गई है इस चैप्टर से, तो वो दोनों भी हम कर लेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर अभी मैं क्वेश्चन बना रहा था तो मैं देख रहा था कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाला चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूके ट्रिपल एस बहुत क्वेश्चन बनाता है यहाँ से, और बेसिक क्वेश्चन बनाता है। यदि आपने एक बार चैप्टर को पढ़ लिया तो आप सारे क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। तो ये चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा ही दूंगा आज या फिर कल तक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय आर दैट ऑफ प्योर मेटल। हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि जो अलॉय होती है यानी मिश्र धातु होती है उनकी चालकता और गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, कैसी होती है। तो मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में अच्छे से बताया था कि जो अलॉय होती है, अलॉय अच्छे होते हैं शुद्ध धातु से, क्यों, क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी उनका कम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि लेस होता है, ओके। इसका आंसर हो गया बी। और ऐसा क्यों होता है, उनकी जो गलनांक है वो कम क्यों होता है और कंडक्टिविटी कम क्यों होता है, क्योंकि हम उसमें इम्प्योरिटीज़ मिला देते हैं, इम्प्योरिटीज़ मिला देते हैं, इसकी वजह से इनकी जो कंडक्टिविटी यानी चालकता है वो कम हो जाती है शुद्ध धातु की अपेक्षा, ठीक है। लेकिन इससे और भी फायदा है, इनका संचारण नहीं हो पाता, ठीक है। इनका संचारण नहीं हो पाता यानी इनमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो अलॉय के फायदे भी और नुकसान भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनिट लाइन चार्ज दैट प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ 9×10⁴ न्यूटन पर कूलम एट द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले अनंत रेखा आवेश का रैखिक आवेश घनत्व बताना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी बताना है मैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको करवाने वाला था आज। तो देखिए कैसे करेंगे इसको।
हाँ, इसका एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इनफाइनाइट चार्ज एट द डिस्टेंस ऑफ डी। कोई डिस्टेंस डी है, उस पर कोई चार्ज है, ठीक है, जिसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी दूरी कितनी है, डी है। तो उसके द्वारा विद्युत क्षेत्र जो प्रोड्यूस किया जाता है वो कितना होता है, ये होता है, ठीक है। ई इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी, ठीक है। हमसे उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, ये पूछा, लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में पूछा गया, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है लैम्डा, ठीक है, बाकी सबको इधर भेज देंगे, ये आ गया। देखिए लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ई, ठीक है। डी की वैल्यू भी हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, लेकिन मैंने आपको 36 बार बता दिया कि हमेशा एसआई में फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो इसको सबसे पहले एसआई में कर लो। एसआई में आ गया 0.02 मीटर, ठीक है। ई हमें दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है 9 गुना 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी मैंने आपको बताया हुआ है, या तो यहाँ पे डायरेक्ट 8.85 रख दो, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है। और या फिर मैंने 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई कि 9 गुना 10 की घात 9 होता है। तो ईजी वाला लग रहा है कैलकुलेशन में, तो हम क्या करेंगे, देखिए सारी वैल्यू रखते हैं इस फॉर्मूले। वैल्यू रखने के बाद क्या आएगा, ये आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू ये आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10, ठीक है, माइक्रो कूलम पर मीटर, ठीक है, 10 माइक्रो कूलम पर मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बेसिक्स फॉर्मूला आपको पता है तो आपका आंसर 1 मिनट में आ जाएगा, 1 मिनट से भी कम में आ जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाए, अभी तक तो मैं क्वेश्चन खुद से बना रहा था एनसीईआरटी से, लेकिन ये सारे क्वेश्चन है जो आपके यूके ट्रिपल एससी के एज इट इज क्वेश्चन है, मैंने बस कॉपी और पेस्ट मारा है, ठीक है। तो देखिए यूके ट्रिपल एससी के क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है, आप समझ सकते हो कि कितना, इतना डेप्थ में भी नहीं पूछता, बस फॉर्मूले वाले क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पॉइंट अगेंस्ट विच अ लीवर इज प्लेस्ड अपॉन विच इट टर्न्स और सपोर्ट्स कॉल्ड, ठीक है। वह बिंदु क्या कहलाता है जिसके विरुद्ध लीवर रखे जाने पर वो मुड़ता है या फिर समर्थित होता है। तो लीवर के बारे में पूछा गया क्वेश्चन, ये है लीवर का डायग्राम। तो इधर देखिए, इधर होता है एफर्ट और इधर डालते हैं हम लोड, ठीक है। अगर इधर एफर्ट हम ज़्यादा लगाएंगे लोड से तो ये क्या होता है, लोड उठ जाएगा। अगर लोड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये एफर्ट ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। और ये जो बीच में होता है उसको बोलते हैं फुलक्रम, ठीक है। फुलक्रम ये होता है बीच में, और इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया वह बिंदु क्या कहलाता है जिसके विरुद्ध लीवर रखे जाने पर मुड़ता है। कहाँ से मुड़ेगा वो, यहीं से तो मुड़ेगा, यहाँ से, चाहे वो इधर मुड़े चाहे वो इधर मुड़े, मुड़ेगा कहाँ से, यहाँ से। तो जो इसकी मिड पॉइंट बिंदु है ये क्या है, ये फुलक्रम, जहाँ से ऊपर नीचे होता है, यही पूछा गया है, ठीक है। तो वह बिंदु क्या कहलाता है जिसके विरुद्ध लीवर रखे जाने पे वो मुड़ता है या फिर समर्थित होता है, सपोर्ट होता है, जिस पे वो टर्न होता है या फिर सपोर्टेड होता है। तो क्या बोलते हैं उसको, फुलक्रम बोलते हैं, ठीक है, आलम्बो बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये एफर्ट इधर होता है और लोड इधर होता है, ठीक है। तो लीवर से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लीवर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। बहुत बार बता दिया मैंने आपको, ग्रेविटेशनल चैप्टर में भी बताया था, ठीक है। पहला ही टॉपिक है ये, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या बोलता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, जो उनके द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही पूछा गया क्वेश्चन में। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसने पूछा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में ही है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, द्रव्यमान के गुणनफल। तो बेसिक्स क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, डेफिनेशन से उठा ली गई है ये लाइन और डाल दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि आपका क्वेश्चन बहुत हार्ड आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका 80% क्वेश्चन ऐसा आता है ना कि अगर आपने अपना सिलेबस एक बार कवर कर रखा है ना तो आप कर जाओगे 80% क्वेश्चन। इसमें आपके मान के चलिए 5-10 क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा तो 70 क्वेश्चन कर सकते हो। और 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको दिमाग लगाना होता है, और 5 क्वेश्चन तो होते हैं आउट ऑफ सिलेबस, ऐसे पेपर को टफ बनाने के लिए डाल दिया जाता है। तो आपको तो पहले इस 80 क्वेश्चन पे मेहनत करनी पड़ेगी कि जो मुझे आता है उतना तो करके आऊँ, ठीक है, जो ईजी पोर्सन उसे तो करके आऊँ, ठीक। तो इस 80 क्वेश्चन पर फोकस करो, बाकी के क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, ओके। तो इसका ये इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर है ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट दैट the rate of change of momentum of body is directly proportional to the applied force and take place in the direction in which the force act। कौन सा नियम कहता है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है और उस दिशा में कार्यान्वित होती है जिसमें बल कार्य करता है, ठीक है। तो संवेग संरक्षण के नियम का वो है, ये स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। संवेग संरक्षण हमने किस में पढ़ा था, न्यूटन के कौन से नियम में, न्यूटन का जो दूसरा नियम है वही हमारा संवेग संरक्षण के बारे में बात करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
दूसरा तो कहाँ पता नहीं, अरस्तु की बात होने लगी। न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं, क्रिया प्रतिक्रिया का होता है, और केपलर तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वही बात करता है हमारा संवेग संरक्षण, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ साउंड वेव व्हाट इज द वैली रिप्रेजेंटिंग द लॉ प्रेशर रीजन कॉल। ठीक है, ये वैली वुली ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये यूके ट्रिपल एस सी यूज़ करता है ऐसे वर्ड। वैली यानी ऐसे नीचे की तरफ जो होता है घाटी टाइप की, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इन अ साउंड वेव व्हाट इज द वैली रिप्रेजेंटिंग, ऐसे जो होता है साउंड वेव कैसा होता है, ऐसा होता है ना, तो वही पूछ रहा है जो ये वैली बना हुआ है नीचे, इसको क्या बोलते थे हम। एक ये है, इसको क्या बोलते थे, स्ट्रिंग, और इसको क्या बोलते थे, गर्त, जिसको बोलते थे थ्रो, और ये इसको क्या बोलते थे हम, क्रेस्ट। ये क्रेस्ट हो गया थ्रो, तो यही पूछा गया ये नीचे जो वैली बनी हुई है इसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, इसको थ्रो बोलते हैं या फिर गर्त बोलते हैं। ओके, इसका आंसर हो गया सी, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं आजकल हर एग्जाम में कि कौन सा डिवाइस है जो इसको इसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो क्या पूछा है उसने, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल। इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कौन चेंज करता है, पंखा। अपना पंखा हो गया, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है और हमें हवा देता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो अब पंखे में क्या लगा होता है, इलेक्ट्रिक मोटर। इजी क्वेश्चन। ऑप्शन सी में MP3 प्लेयर लिखा है। MP3 प्लेयर किसको करता है चेंज, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में करता है, साउंड वेव में। ठीक है, ये किस में करता है, साउंड में। ठीक है, और एक होता है डायनमो। डायनमो, ठीक है, डायनमो, ठीक है, मोटर के बाद डायनमो होता है। डायनमो क्या करता है, उल्टा काम करता है। वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, टरबाइन घूमते हैं, उसके बाद बिजली बनती है। ठीक है, ये सारे डिवाइस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द कांस्टेंट यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ठीक है, गुरुत्व स्थिरांक जी की सही इकाई चुने। ठीक है, मैंने बहुत बार बोला कि जी है ना जो कैपिटल जी, इसका एक तो यूनिट याद कर लेना, वैल्यू याद कर लेना, और तीसरी डायमेंशन भी याद कर लेना। भाई डायमेंशन 100% मैं बोल रहा हूँ आएगा, 100% डायमेंशन इसका पूछा जाएगा। मैंने 3 से 4 बार बोल दिया, तो सीरियस ले लो इस बात को। इसका डायमेंशन, यूनिट और इसकी वैल्यू सब याद कर लेना। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा कि जी की इकाई चुने। तो अगर आपको नहीं आता एग्जाम टाइप पे, तो फॉर्मूला तो पता ही आपको क्या होता है। फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें यहाँ जी चाहिए, इसको उधर भेज देता हूँ और इसको नीचे भेज दूंगा, यानी कि जी की वैल्यू आ जाएगी F इंटू आर स्क्वायर अपॉन नीचे आ गया m1 m2। अब बना लो, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और ये क्या है, लंबाई, लंबाई का क्या होता है, मीटर, यानी मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर नीचे क्या है, ये केजी, ये केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। किसमें, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है मुझे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया इसका। इसकी वीमा क्या होती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैंने बहुत बार बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है। तो पहले ही चैप्टर जो मैंने आपको 11वीं फिजिक्स में पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको 7 यूनिट के बारे में बताया था। ठीक है, और वहाँ के बाद उसके बाद हमने डिराइव यूनिट भी देखा था, डायमेंशंस भी देखे थे। तो वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया कि द्रव्यमान की क्या होती है, तो द्रव्यमान की होती है केजी। ठीक है, बाकी लंबाई की मीटर होती है, विद्युत धारा की एम्पियर होती है, ज्योति तीव्रता की कैंडेला होती है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, और क्या बच गया आपका, समय का होता है सेकेंड, और कोई बच गया होगा तो उसे भी रिवाइज कर लेना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिफाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड हैज प्रोवाइडेड द करंट वैल्यू। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मान किसने परिष्कृत किया और वर्तमान मान प्रदान किया। जो वर्तमान मान क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये है ना। ये मान किसने दिया था, ये भी मैंने बहुत बार बता दिया है आपको, किसने दिया है, हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने ये वैल्यू कैलकुलेट की थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे समय अंतराल शून्य के समीप पहुंचता है और औसत गति का सीमांत मान क्या कहलाता है। ओके, तो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली गई है आपसे इंस्टेंटेनियस पावर की। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर यानी कि तात्क्षणिक शक्ति की डेफिनेशन है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, जैसे जैसे समय अंतराल शून्य के समीप पहुंचता है तो औसत शक्ति का जो सीमांत मान होता है उसे को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर बोलते हैं, यानी कि तत्क्षणिक शक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, तत्क्षणिक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द लॉन्गिट्यूड सर्कल एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ नोन इज। देशांतर वृत्त और पृथ्वी के घूर्णन अक्ष वाले ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, यानी कि चुंबकीय आमनोत्तर।
ठीक है, आर्बिट्रेरी मेरिडियन या रिलेटिव मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, जियोग्राफिकल मेरिडियन, यानी कि भौगोलिक यमुनोत्तर। देशांतर वृत्त और पृथ्वी के घूर्णन अक्ष वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। जियोग्राफिकल मेरिडियन, डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सेस एनर्जी exhibited by the liquid molecule on the surface compared to the those inside the liquid cold। तरल के अंदर के तरल अणुओं की तुलना में सतह पर तरल अणुओं द्वारा प्रदर्शित अतिरिक्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो तरल की सतह पे जो ऊर्जा होगा उसको क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी बोलेंगे, सिंपल सी बात है। सतह के ऊपर जितनी भी एनर्जी है, एक्सेस एनर्जी, उसको सरफेस एनर्जी बोलते हैं, पृष्ठीय ऊर्जा बोलते हैं। सरफेस टेंशन से क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी सरफेस एनर्जी, ठीक है। ये भी डेफिनेशन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बोरॉन, ठीक है, बी टू जर्मेनियम प्रोड्यूस, ठीक है। तो मैंने आपको 2 या 3 बार किसी प्रैक्टिस सेट में ही बताया इसके बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में। निज अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, टेट्रावेलेंट, पेंटावेलेंट, ये सब क्या होते हैं, एन टाइप, पी टाइप, ये सब बता दिया मैंने आपको। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। जर्मेनियम की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। और बोरॉन क्या है, ये बोरॉन हमारा टेट्रावेलेंट, यानी इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। तो बोरॉन को जब हम जर्मेनियम मिलाएंगे तो इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन इसके 4 के साथ तो लग जाएंगे, लेकिन जो एक है वो खाली बच जाएगा, ठीक है। इससे बना लेगा ये एक होल बना लेगा, एक होल खाली बच जाएगा, तो ये बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक जो होल है वो एक्स्ट्रा बच जाता है, ओके। अब हमसे ये नहीं पूछा कि एन टाइप बन रहा है या पी टाइप बन रहा है, हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्या होगा जब हम ऐसा करते हैं, तो क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है, एक्सट्रिंसिक बनता है, मेटल लाइक या फिर ग्रेफाइट लाइक। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जो प्योर होते हैं, जिनमें हम कोई भी मिलावट नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, जिसको बोलते हैं नैज अर्धचालक, ठीक है, नैज या निज, ठीक है। फिर एक होता है अपद्रव्य अर्धचालक, यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें हम मिलावट करते हैं, डोपिंग करते हैं, जैसे हमने बोरॉन की डोपिंग की जर्मेनियम में, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं डोपिंग ही तो कर रहे हैं, मिला रहे हैं बोरॉन को जर्मेनियम में, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बना रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्ज ऑन ए स्फीयर ऑफ 2.5 मीटर डायमीटर विद द सरफेस डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर के पृष्ठीय घनत्व के साथ 2.4 व्यास के एक गोले पर कितना आवेश होगा, ठीक है। तो आज जो चैप्टर वाइज वाली वीडियो आएगी उसमें तो मैं बताने वाला ही था आपको पृष्ठ घनत्व के बारे में, ठीक है। उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा गया यूके SSC के द्वारा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पृष्ठ घनत्व क्या होता है, पहले तो ये समझिए, सरफेस डेंसिटी। एक कोई सरफेस है, इस पर क्या है, आवेश है, ठीक है, बहुत सारे आवेश है। मैंने यूनिट एरिया लिया, यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया लिया, उस पर देखा मैंने कितने आवेश हैं, उस पर कितने आवेश हैं, जितने भी आवेश होंगे उसको बोलते हैं उसका सरफेस डेंसिटी, ठीक है। इसको छोटे वाले सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसे छोटा वाला सिग्मा बोलते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया कि उसकी सरफेस डेंसिटी दे रखा है उसने, यानी 1 मीटर पे इतने हैं, ओके। और जो वो स्फीयर है, यानी जो गोला है, उसका डायमीटर दे दिया हमें, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि उस गोले पर टोटल कितना चार्ज होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए डायमीटर ऑफ स्फीयर इतना दे रखा है, रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस का आधा होता है, रेडियस निकल गया। सरफेस डेंसिटी उसने दे रखा है कि 80 माइक्रोकूलम पर मीटर, लेकिन उसने माइक्रोकूलम में दे रखा है, हमें कूलम में निकालना पड़ेगा। माइक्रो में कितना होता है, 10 की घात -6 होता है, ठीक है। 10 की घात -6 से इंटू कर दिया तो ये कूलम में आ गया, ठीक है, ये कूलम है। अब टोटल चार्ज क्या होता है, देखिए टोटल चार्ज क्या होगा, ये कोई स्फीयर है, मैंने बोला कि 1 यूनिट क्षेत्रफल पे इतना चार्ज है, ठीक है। तो टोटल पे कितना होगा, टोटल पे निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे एरिया से इसको इंटू कर देंगे। 1 पे इतना है तो पूरे के लिए क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। 1 पे कितना है, 1 यूनिट पे इतना है, ठीक है। सरफेस डेंसिटी का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, तो इतना चार्ज है, और इंटू टोटल स्फीयर का एरिया। टोटल स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो इसका जो टोटल चार्ज निकलेगा वो क्या निकलेगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू हमें पता है 80 गुना 10 की घात 6, और सबकी वैल्यू रखते हैं 4 इंटू पाई की रख दिया 3.14, और आर हमें पता है कितना है, इतना है। सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.447 इंटू 10⁻³ कूलम। 1.447 इंटू 10⁻³ कूलम, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी में है ना। सी में तो क्या है, प्लस वाला है, देखिए सी में प्लस वाला है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो
इतनी छोटी मिस्टेक भी हो सकती है आपसे, और इतना सब कुछ करने के बाद भी आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है, फिर घर आके बहुत बड़ा पछतावा होता है जब आंसर की देखते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटी सिली मिस्टेक्स होते हैं ना, माइनस के प्लस लगा लेते हैं, और यूनिट भी देखते रहना, ठीक है, यूनिट हम गलत यूज़ कर लेते हैं, इसकी वजह से हमारा जो आंसर खराब होता है, उसके बाद जो दुख पहुंचता है वो बहुत बेकार होता है। इसलिए एग्जाम टाइम पे ये थोड़ा स्पीड अपना स्लो ही रखना है, लेकिन ये सारी मिस्टेक्स को करने से बचना, सिली मिस्टेक से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑल बॉडीज इररिस्पेक्टिवली ऑफ देयर मासेस आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड द अर्थ विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये माना कि सभी निकाय, चाहे उनका कोई भी द्रव्यमान हो, निरंतर त्वरण के साथ पृथ्वी की ओर त्वरित होती है। ये किसने बोला कि उनका द्रव्यमान कुछ भी हो, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसको क्या बोला था हमने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ पृथ्वी की तरफ केंद्रित होती है, त्वरित होती है, ठीक है, एक्सेलरेटेड होती है। किसने बोला था सबसे पहले, तो ये बोला था सबसे पहले किसने, गैलीलियो ने, ठीक है, गैलीलियो ने बोला था, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, ठीक है, जहाँ पे मैंने लिखवाया था थ्योरी क्लासेस में, अगर आपने नोट बना रखा तो वहाँ पे ये भी लिख लेना, ठीक है। मैंने आपको बताया नहीं था कि ये लाइन बोला किसने, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में आपको बता रखा है। तो गैलीलियो की ये स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच क्वांटिटी विल बी जीरो इफ द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, मोशन वाले चैप्टर से। कौन सी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी अगर वेलोसिटी को हमने जीरो कर दिया, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो देखिए ऑप्शन में देख लीजिए, एक्सीलरेशन, पहला एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो यहाँ चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। जैसे मान लेते हैं कि पहले वेलोसिटी 5 थी, फिर कुछ समय बाद भी 5 ही है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो जब 5 में से 5 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जबकि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। फाइनल वेलोसिटी भी 5 है, इनिशियल भी 5 है, तो 5 में 5 0, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमसे यही पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सी क्वांटिटी 0 हो जाएगी जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, एक्सीलरेशन नहीं रहेगा 0, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन 1931। बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसे मैं हार्ड क्वेश्चन बोलूँगा। और अगर आपको नहीं आता है ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ दो, एग्जाम में कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स लॉ सबको पता है कि 4 लॉ होते हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। और कौन सा लॉ किससे एसोसिएटेड है ये भी पता है, लेकिन किसी भी बुक में आपको मिलेगा नहीं, मुश्किल से, मैंने तो अभी तक नहीं देखा है किसी बुक में कि ये लॉ इसने ढूंढा है। लेकिन यूके ट्रिपल एससी का दिमाग बहुत तेज है भाई, वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि किसने जीरोथ लॉ को फॉर्मुलेट किया था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, R.H. फाउलर। R.H. फाउलर ने जो जीरोथ लॉ है उसको फॉर्मुलेट किया था। और अब बचता है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन तीनों लॉ के भी सर्च कर लेना नेट से, ठीक है, और सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना ताकि दूसरे बच्चों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। R.H. फाउलर ने जीरोथ लॉ डिस्कवर किया था, और कब किया था, 1931 में। अब दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि R.H. फाउलर ने जीरोथ लॉ कब डिस्कवर किया था, तो ये याद रखना 1931, क्योंकि ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी ने बना दिया है, तो घुमा के बना सकता है कि कब किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉकेट दैट होल्ड द ह्यूमन आई। क्लास 12 की फिजिक्स ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है ये, कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉकेट दैट होल्ड द ह्यूमन आई। जो सॉकेट बने होते हैं जो ह्यूमन आई को होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ठीक है, अगर आपको नहीं आता क्वेश्चन तो एक बार ऑप्शन को जरूर देखना है, ठीक है। ऑप्शन को देख के एलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शन। मेडुला हो नहीं सकता, कॉर्टेक्स हो नहीं सकता, ग्लोमेरुल हो नहीं सकता, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑर्बिडी होगा, ठीक है। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट क्या होल्ड करके रखता है, ह्यूमन आई को, मानव आँख को कौन होल्ड करके रखता है, ऑर्बिट होल्ड करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटी फॉर्म। इलेक्ट्रॉन की कमी वाली अशुद्धि के साथ डोप किया गया सिलिकॉन क्या बनाएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी के साथ, देखिए क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा घुमाया गया है। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि वही मान लेते हैं, जैसे अभी हमने जर्मेनियम लिया, लेकिन यहाँ सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन की भी 4 ही होती है, चिंता करने की कोई बात नहीं। सिलिकॉन की 4 है। अब जैसे बोरॉन ले लेते हैं, बोरॉन में कितना था, 3 था। और आर्सेनिक का ले लेते हैं, आर्सेनिक में कितना होता है, 5 होता है। वैलेंसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए जब ये बोरोन को मिलाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, बोरोन में देखिए कितने 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए कितने 4। तो यही इसी की बात कर रहा है कि शायद इलेक्ट्रॉन की कमी वाली अशुद्धि, हाँ यही बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाली अशुद्धि। यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना, इसको 4 चाहिए लेकिन दे रहा है ये 3, तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाली अशुद्धि को मिलाएंगे, जैसे बोरोन को मिलाएंगे तो किस टाइप का बनेगा, अभी भी बताया कि एक होल बच जाएगा और बनाएगा वो पी टाइप,
पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम आर्सेनिक को मिलाते हैं जिसकी वैलेंसी क्या है, पेंटावैलेंट यानी 5 है, तब ये देखिए ये जिसको चाहिए थे 4 मिल कितने रहे 5, यानी एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाली डोपिंग कर रहे हैं इसमें, तब क्या बनता है एन टाइप। जो एक इलेक्ट्रॉन है वो घूमता रहता है फालतू में, तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाता है। हमसे पूछा था कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाली, ठीक है, तो टेट्रावैलेंट को मिलाएंगे, ठीक है, 3 वाली को, तो कैसा बनेगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द वेव। तरंग के कोणीय आवृत्ति और दोलन अवधि के गुणनफल का मान कितना होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ लिख रखा है मैंने, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। 2πf होता है ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। 2π और ये सब कैसे आया, तो अगर मैं चैप्टर वाइज वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ये जरूर बताऊंगा आपको 2π क्यों होता है, क्योंकि अर्थ के लिए होता है 365 दिन, तो 365 जैसे यहाँ पे देखिए f इज इक्वल टू होता है 1/t, अर्थ के लिए 365 यानी f इज इक्वल टू 1/365, ठीक है। 365 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है, और इसको डबल कर देंगे तो 360 हो जाएगा, 18 दूनी 36, तो एक लगभग इसको हम लिख सकते हैं 2π के बराबर, ठीक है। तो जो ये 2π लिखा हुआ है w इज इक्वल टू 2π, वो क्या है 365 दिन, w इज इक्वल टू 2πf, ठीक है, ये आता है यहाँ से। और f के बारे में मैंने अभी बताया, f की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 2π 1/t, अरे f की ये जो आवर्तकाल का उल्टा होता है ना f, तो 1/t रख दिया मैंने। उसने क्वेश्चन बोला कि तरंग का कोणीय आवृत्ति यानी ओमेगा क्या है इतना, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई 2π 1/t, और उसने बोला कि गुणनफल करना है किसके साथ, दोलन आवृत्ति यानी कि t के साथ गुना करना है, तो t के साथ गुना करेंगे, t से t कट जाएगा, बचेगा कितना 2π। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2π, ठीक है। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू वी मेजर द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, हम ईंधन की गुणवत्ता को कैसे मापते हैं। अच्छा क्वांटिटी नहीं क्वालिटी है, हाउ डू वी मेजर द क्वालिटी ऑफ फ्यूल, हम ईंधन की गुणवत्ता को कैसे मापते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू से मापते हैं, कंबशन वैल्यू से मापते हैं, कॉस्ट वैल्यू से, न्यूमेरिकल, नीचे वाले तो 2 काट ही दो। कंबशन वैल्यू यानी कि दहन माप से हम उसकी क्वालिटी को कैसे माप सकते हैं, ठीक है, ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होता है, कैलोरीफिक वैल्यू द्वारा हम किसी भी ईंधन की गुणवत्ता को यानी क्वालिटी को मापते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज की वीडियो में हम 25 क्वेश्चन को ही करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें और क्वेश्चन की क्वांटिटी को मैं बढ़ाऊंगा, आज 25 के, तो हो सकता है अगले वीडियो में 30 करूँ या 40 करूँ, ठीक है। इसलिए मैंने वीडियो को भी फास्ट रखा है, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको थ्योरी क्लासेस में भी बता दी है, ठीक है, तो बार बार एक्सप्लेन करके वीडियो लंबी करके कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, इन फ्लूइड व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू द स्ट्रेन रेट कॉल्ड, ठीक है, बहुत अच्छे से बताया था मैंने आपको, जितने प्रकार के भी स्ट्रेन होते हैं, विकृति होती है, प्रतिबल, ठीक है, सब बताया मैंने आपको। और ये भी बताया था मैंने जो रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन, क्या बोलते हैं इसको, शियर मॉड्यूलस, ठीक है, शियर मॉड्यूलस बोलते थे, अपरूपण गुणांक बोलते थे, ठीक है, अपरूपण गुणांक इसको बोलते थे शियर मॉड्यूलस, यानी कि शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है, अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, इसको क्या बोलते थे, शियर मॉड्यूलस, ठीक है। सारे बता रखे मैंने, जितने लिखे हैं यहाँ पे ऑप्शन में सब बता रखा मैंने, रिलेटिव विस्कोसिटी कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन सब बता रखा है। आपको क्या करना है, फ्लूइड वाला चैप्टर पढ़ना है जो कि क्लास 11 पे मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, आप उसे देख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी शियर मॉड्यूलस, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। कमेंट के माध्यम से आप बताइए वीडियो कैसी लगी। यदि आपको इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन चाहिए जो यूके SSC ने हाल ही के एग्जाम में पूछे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जल्दी से जल्दी और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।